वेलकम फ्रेंड्स। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th साइंस सीबीएसई। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये माइंड मैप है इस चैप्टर का। तो पूरे चैप्टर का आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा क्या क्या हमें पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस में जैसे आप देख रहे हैं ये न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। कैसे हम फूड जो है लेते हैं, एनिमल्स बोथ प्लांट्स, दोनों के बारे में देखेंगे। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, हाउ टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे इनटेक करते हैं ऑर्गेनिज्म, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में खास तौर से कैसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे काम करता है। साथ ही पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं कैसे वो जो ग्लूकोज होता है उसके साथ रिएक्ट करके कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। लंग्स के बारे में जानेंगे, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि बॉडी में जो जितने भी एसेंशियल मटेरियल होता है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो प्लांट्स में कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में जैसे ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे मूव होती है, ठीक है ना। ये हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। प्लांट्स में कैसे वो रूट्स के थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और कैसे वो पूरे जो प्लांट है उसके हर पार्ट तक पहुंच जाता है, ये सब जानेंगे। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हैं, जैसे कि ये हार्ट है, ठीक है ना। और उसका लंग्स के साथ क्या कनेक्शन है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, लिम्फ का क्या रोल है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो कि स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू है जाइलम उसके थ्रू होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ये फ्लोएम के थ्रू होता है। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो माइंड मैप है ये आप दिमाग में अगर बैठा के रखेंगे तो आप कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से याद रहेंगी और क्लियर रहेंगी। तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन रहेगी। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जितने भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उससे जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमंस में स्पेशली, वो किडनी के थ्रू कैसे फिल्टर आउट होते हैं। जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो कैसे ब्लड में रिटेन रहती हैं, और जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं बॉडी को, जो उनके लिए वेस्ट होती हैं, वो कैसे ब्लड से फिल्टर आउट होके यूरिन फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन, खासतौर से ट्रांसपिरेशन,
जिसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो कैसे लीव्स के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। ये सब चीज़ें इस चैप्टर में है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लाइफ लॉन्ग ये आपके काम आने वाला है। अपने शरीर के बारे में आप जानेंगे, रेस्पिरेशन, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, किडनीज के बारे में। तो ये ऐसा ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। लाइफ लॉन्ग वो अपनी बॉडी के बारे में जानेगा, प्लांट्स के बारे में जानेगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा इसका बड़ा व्यू है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि कुछ बेसिक फंक्शन जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जिंदा रहने के लिए जो और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्रोथ, ठीक है ना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, तो ये सारे लाइफ प्रोसेस के पार्ट हैं। हम न्यूट्रिशन पे चलते हैं सबसे पहले। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में डिवाइड किया गया है कि वो अपना न्यूट्रिशन कैसे तैयार करते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक मोड होता है उसमें जो होता है जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। इन कंट्रास्ट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करने वाले जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अदर सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है ना। यानी वो खुद नहीं बना पाएंगे, फॉर सोर्स ऑफ फूड दे डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है ना। जैसे कि प्लांट्स पे डिपेंड कर सकते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड कर सकते हैं, उनको खा जाएंगे, कुछ ग्रास खाएंगे, कुछ जैसे हम लोग हैं वीट, राइस, ये सब चीज़ें यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन होते हैं, यानी कि वो बिना किसी की मदद के, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद के खाना बनाते हैं, तो इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जो सिंपली जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से खाना बना लेते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और वो जो स्टोर करते हैं फूड प्लांट्स, वो जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं उनके काम आ जाता है खाने के, ठीक है। इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं, इनकी वो उसको जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया है उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स, वाटर लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और वो एज ए स्टार्च उनके प्लांट बॉडी में सेव रहता है ना। और इसके लिए उनको जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ साथ सनलाइट की और क्लोरोफिल की। ये एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है ना। ये लीव्स में, प्लांट लीव्स में रहता है और यही यहीं पे खाना बनता है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में हेट्रोट्रॉफ्स को देखेंगे तो जो वो फूड लेते हैं उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, बना बनाया फूड मिल जाता है उनको, जैसे चावल मिल गए, गेहूँ मिल गए। और जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो दूसरों जानवरों को खाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी। जो फूड वो लेते हैं उसको पहले वो ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। यानी कि डाइजेस्ट करते हैं। सम डाइजेस्ट फूड आउटसाइड, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो
जो फूड है अपना, जो उनका फूड होता है उसको बाहर, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करता है, यानी कि कुछ एंजाइम्स कुछ सिक्रीट करते हैं जो बॉडी के बाहर निकल के फूड को डाइजेस्ट कर लेता है और फिर उस फूड को वो इनटेक करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं। इसका एग्जांपल ये फंगाई है, फंगस जो होते हैं, ठीक है। तो हेटरोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं एनिमल्स और फंगाई, और ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनका देखना है हमें कि वो कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अमीबा, ये हमारे बुक में भी दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, जैसे फूड पार्टिकल इनको दिखा तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनके, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, ये न्यूक्लियस है इधर, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया इधर, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है ना, ये धीरे धीरे बड़े कर लेते हैं इनको, और इस फूड को, जो इनको सूडोपोडिया बोलते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। और ये फूड जो पार्टिकल था उसको एनगल्फ कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है, उसको सराउंड कर लेते हैं ये सूडोपोडिया के थ्रू, उस फूड पार्टिकल को धीरे धीरे इसके चारों तरफ ये ऐसे घूम के इसको अपने अंदर ले लेंगे, ये यहाँ पे देखिए, और ये एक इसके लिए एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं और यहीं पे इसको ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये सिंपल प्रोसेस है इसमें अमीबा में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सूडोपोडिया जो, ये याद रखिए किस में होते हैं, अमीबा में होते हैं, और इस तरह से वो डायग्राम भी कई बार बनाने के लिए आ जाता है। इस तरह से फूड जो है फूड पार्टिकल को इनटेक कर लेता है, ठीक है ना। और जो जो इनसाइड फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर, फूड वैक्यूल के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। तो डाइजेशन यहीं पे होता है, और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो धीरे धीरे डिफ्यूज कर जाते हैं, यानी कि ये मेम्ब्रेन से निकल के बाहर फूड वैक्यूल की इधर ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और ये इसके ग्रोथ के काम आता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। अनडाइजेस्टेड जितना भी होगा वो अगेन इसके सरफेस के थ्रू बाहर निकल आता है। तो ये तो होगी अमीबा की बात। अब इसमें नेक्स्ट जो है पैरामीशियम भी देख लेते हैं, जो हमारे बुक में दिया हुआ है। पैरामीशियम में क्या होता है, जैसे अमीबा में क्या होता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता उसकी सेल का, सूडोपोडिया इधर उधर होते रहते हैं, है ना, शेप चेंज करता रहता है, इसका फिक्स होता है पैरामीशियम में। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे ये फूड पार्टिकल है, ये ओरल ग्रूव है, ठीक है, और इसकी जो चारों तरफ होते हैं सीलिया होते हैं, तो ये याद रखिए सीलिया होते हैं, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये क्या काम करते हैं, फूड पार्टिकल को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। किधर की तरफ खींचते हैं, एक स्पेसिफिक स्पॉट की तरफ खींचते हैं, ये जो स्पॉट है यहाँ पे, ये जो इसका मुंह बना हुआ है, इधर की तरफ खींचते हैं फूड पार्टिकल को, ये सीलिया इस तरह से मूव करते हैं कि फूड पार्टिकल इधर आए, और इसको ओरल ग्रूव भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जब ये इस स्पॉट के पास आ जाता है तो ये इससे एंटर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके ये फूड वैक्यूल बना लेता है। ये फूड वैक्यूल जब बन जाता है तो इसी के अंदर इसका डाइजेशन होगा, ठीक है ना। और जब डाइजेस्ट हो जाएगा फूड पार्टिकल तो वहीं पे इसका
जो यूज़फुल एलिमेंट हैं वो साइटोप्लाज्म में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो अनडाइजेस्टेड है वो बॉडी के थ्रू बाहर निकल आएगा। ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसमें याद रखने वाली बात है कि सीलिया के थ्रू जो मूवमेंट होता है वो फूड पार्टिकल को एक स्पेसिफिक स्पॉट की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम ओरल ग्रूव कहते हैं, और उसके अंदर जाने के बाद जो है फूड वैक्यूल बनता है जिसमें डाइजेशन होता है। डाइजेस्ट होके जो फूड है वो सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है और फूड वैक्यूल से बाहर डिफ्यूज़ होके साइटोप्लाज्म में चला जाता है। एनर्जी रिलीज होती है और जो ग्रोथ और बाकी एसेंशियल जो प्रोसेस हैं पैरामीशियम के, उनको कंप्लीट करने के काम आती है एनर्जी। ठीक है ना। तो ये हो गया पैरामीशियम के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ह्यूमंस में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये अपना ही मामला है। ठीक है ना। इसका तो पता ही होना चाहिए हमें कैसे कैसे होता है। जब हम खाना कैसे इनटेक करते हैं, जैसे दांतों से पहले क्रश करते हैं फूड को। ठीक है। तो दांतों के चबाने के साथ हमारा स्टार्ट हो जाता है। फिर सलाइवरी जो ग्लैंड होती है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है। जीभ के इधर कुछ नीचे हैं। ठीक है ना। ये क्या काम करती हैं, ये खाने को तो गीला करती हैं फूड को। ठीक है ना। और इसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, है ना, जो क्या होता है कि जो हम स्टार्च खाते हैं, स्टार्च यानी कि जैसे आलू खाया या कार्बोहाइड्रेट कुछ खाया है ना, रोटी वगैरह खाई है, इसको सिंपल शुगर में ये ब्रेक कर देता है। तो जो डाइजेशन है वो खाली माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा जैसे इसके संपर्क में आती है तो खाना थोड़ा वेट हो जाता है। ठीक है। और सलाइवरी एमाइलेज जो है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब उसको ये इससे निगलने में आसानी होती है, वेट जो करता है जो सलाइवा। ठीक है ना। तो ईसोफेगस जो होती है इसको खाने की नली भी बोलते हैं। ये जो लंबी सी आप देख रहे हैं इधर, ये जो है ये ईसोफेगस है, और ये इधर स्टमक यानी कि पेट के साथ जाके जुड़ती है। ठीक है ना। ये इधर एक वॉल भी होती है। तो ईसोफेगस में का क्या काम होता है, उसमें जो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आ जाता है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और खाना जिससे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी रिलैक्स होगी, जिससे क्या होगा, खाना जो है नीचे की तरफ आपका मूव करता है। ठीक है ना। तो यही होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये ईसोफेगस के अंदर होता है, खाने की नली में। ये आप याद रखिए। स्टमक पे आ जाते हैं। ईसोफेगस जाके यहाँ पे एक वॉल होती है, जिससे कि खाना स्टमक में एक बार पहुँच गया तो उससे वो वापस ईसोफेगस में ना आए, वो बंद हो जाती है। तो स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, स्टमक क्या करता है, जितना भी फूड है उसको मिक्स करता है थोरोली विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब इसके जो स्टमक होता है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और उनसे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, और वो उसको थोरली मिक्स कर देता है फूड को डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से जो रिलीज हुए हैं। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उससे HCl भी निकलता है। ये HCl होता है, एसिड होता है काफ़ी तेज। ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, ये जो हार्मफुल जो इतने बैक्टीरिया वायरस हैं उनको तो मार ही देता है, और खाने को थोड़ा और जो है सॉफ्ट बना देता है। और यहीं से एक पेप्सिन नाम का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये याद रखिए आप एंजाइम्स के नाम। पेप्सिन जो होता है ये स्टमक में रिलीज होता है, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर पेप्सिन जो है प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर लेता है, तो जो स्टमक की वॉल होती है वो भी तो प्रोटीन से बनी होती है, उसी को क्यों नहीं वो डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसका
आंसर ये है कि जो स्टमक की वॉल होती है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जो है प्रोटेक्शन रहता है उसको, जो उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करती है पेप्सिन से। और खाली जो खाना पड़ा होता है उसमें जो प्रोटीन है, पेप्सिन एंजाइम उस पर ही एक्ट करता है। ठीक है ना। और HCl का एक और काम है कि जो वो एसिडिक मीडियम बनाता है वो फर्दर जो है हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, HCl जो होता है, HCl जो होता है पेप्सिन एंजाइम के एक्शन करने को फर्दर हेल्प करता है। ठीक है ना। तो एसिडिक मीडियम चाहिए होता है पेप्सिन एंजाइम को, जिससे कि वो अपना काम जो है ढंग से कर सके। तो वो मीडियम जो है HCl प्रोवाइड कराता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। तो जो म्यूकस होता है वो एसिड से भी उसकी जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो स्टमक से जो खाना बाहर निकलता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, वॉल्ट कह सकते हैं, जिससे खाना जो है थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स में निकलता है। यानी कि सारा, ऐसा नहीं है कि सारा खाना एक साथ वो पुश कर देगा, धीरे धीरे बाहर निकालता रहता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टमक के बाद। होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टमक के बाद कहानी जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ये जो अंदर घूम रही है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये ये जो है, ये सब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्टमक से निकल के कहाँ पे जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है ना। कॉइल्ड फॉर्म में रहती है इसलिए लगती छोटी है, लेकिन इसको अगर सीधा करेंगे तो ये बहुत लंबी होती है। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है, इसका कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होता है। अभी तक पार्शियल डाइजेशन ही हुआ रहता है स्टमक तक। ठीक है ना। पूरा डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है ना। और जो इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूसेस आती हैं, सिक्रीशंस आते हैं, उसमें कहाँ से आता है, एक तो लीवर एंड पेनक्रियास, दो ग्लैंड्स होती हैं ये, लीवर एंड पेनक्रियास। इनसे जो सिक्रीशन होता है वो आके मिलता है इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। तो जो लीवर से सिक्रीशन आता है उसको बाइल जूस बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का, जो फूड एसिडिक है, ठीक है ना, उसका उसको जो है फूड को एल्कलाइन बनाता है, एक तो एसिडिटी उसकी ख़त्म करता है, ताकि उस पर पेनक्रियास से जो एंजाइम आए हैं, ठीक है ना, पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर सकें। तो पेप्सिन हमने देखा था स्टमक पे, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, लेकिन जो आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम है उनको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। तो एल्कलाइन मीडियम यहाँ पे बाइल जूस जो होता है, लीवर से सिक्रीट होता है, वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और क्या करता है बाइल जूस, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक्स देम डाउन, ब्रेक्स देम डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, बाइल जूस का ही काम है। ठीक है ना। जिससे कि फर्दर जो जब छोटे छोटे टुकड़ों में फैट ग्लोब्यूल्स हो जाएंगे तो एंजाइम और ढंग से एक्ट करता है। ठीक है ना।
और जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज, वो क्या सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस, और उसका जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन, और वो डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को और लाइपेज को, ठीक है ना, फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। जो इमल्सिफाइड फैट है उसको लाइपेज में कन्वर्ट कर देती है। तो जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है ना, ये ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने में, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और जो प्रोटीन होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, एमिनो एसिड्स में, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, ये जो इनर लाइनिंग होती है इधर इंटेस्टाइन की, इस पे फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये क्या करते हैं, जितने भी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स, अमीनो एसिड्स, जो डाइजेस्ट हो के एज ए प्रोडक्ट बने हैं, इनको एब्जॉर्ब करने में, एसिमुलेट करने में हेल्प करती है। ये क्या करते हैं, विलाई जो होते हैं, ये एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन क्विकली होता है, ठीक है ना, और ये ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में रहते हैं विलाय, ठीक है, ब्लड वेसल से इनका कांटेक्ट रहता है, ताकि जो एब्जॉर्ब फूड है, ठीक है ना, वो ब्लड में जा पाए, ठीक है ना, और ब्लड से वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और जहाँ पे क्या होगा, जो डाइजेशन ग्लूकोज वगैरह जब डाइजेस्ट ये एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो जो खाने से के डाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो जो है आपका नए टिश्यू बनाने के काम में आता है, ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने के काम में आता है, तो उसको डिटेल में समझेंगे बाद में, ठीक है। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो अनअब्जॉर्ब फूड है, डाइजेशन हो गया, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड में चली गई, लेकिन जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ है, डाइजेस्ट तो हो गया है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर भी जाता है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ताकि जो है आप बॉडी की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल रहे। तो जो बॉडी को अगर वाटर चाहिए, कमी है, तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है उसको फर्दर, और जो रेस्ट ऑफ द जो मटेरियल होता है वेस्ट बिल्कुल, वो एनस के थ्रू, ठीक है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये एनस के थ्रू जो होता है अनएब्जॉर्ब फूड वो बाहर चला जाता है। तो इसको होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ये इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलते हैं, रेस्पिरेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। Respiration refers to stepwise breakdown of organic compounds, releasing energy at various steps in presence और absence of oxygen। तो क्या होता है कि जो भी डाइजेशन के बाद जो यूज़फुल मटेरियल है, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है ना, वो एनर्जी रिलीज करने के काम आता है।
तो सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज सीधा ग्लूकोज से कैसे एनर्जी रिलीज होगी, ये वाला जो प्रोसेस है, तो वो कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो वो भी कई स्टेप में होता है ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, और हर स्टेप पे कैसे एनर्जी निकलती है, और वो उसको जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी की फॉर्म में बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हर सेल में ये हो रहा होता है, सेलुलर प्रोसेस हर सेल में ये होता है। जब ब्लड के थ्रू ग्लूकोज सेल के कांटेक्ट में आता है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है, तो कैसे उससे हर सेलुलर लेवल पे कैसे एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, और उसी को एनर्जी करेंसी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल बनाती है फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल। एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इन दोनों से मिलके जो है एटीपी बनता है। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म्स एटीपी विच इज एनर्जी करेंसी। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इन द सेल दैट यूजेस दिस एटीपी, ठीक है, टू ड्राइव द रिएक्शन। When the terminal phosphate linkage is in ATP is broken, तो ATP जब ब्रेक डाउन होती है तो इसका जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट लिंकेज जो होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब वो ब्रेक होती है तो इससे वाटर की प्रेजेंस में तो काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है, और ये द एनर्जी इज इक्वलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरो मतलब एयर की प्रेजेंस में, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो उसकी एब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दो जगह होता है, जबकि अनएरोबिक जो होता है खाली साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पाइरूवेट प्लस एनर्जी, ठीक है ना। ग्लूकोज ब्रेक ब्रेक हो जाता है पाइरूवेट मॉलिक्यूल में और एनर्जी में, और फिर उसके बाद क्या होता है, पाइरूवेट जो होता है वो ब्रेक होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो ग्लूकोज हमेशा पहले ब्रेक होगा पायरुवेट में और एनर्जी में, और पायरुवेट फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो। जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट प्लस एनर्जी, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन देन द पायरुवेट टू इथाइल अल्कोहल, लेकिन उसके बाद पायरुवेट जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वो कम होती है, ठीक है ना। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स हैं, वहाँ पे रेस्पिरेशन एरोबिक चलता है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया है, यीस्ट है,
यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन में जो होता है अनारोबिक चलता है, यूजेस दिस अनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें भी कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। हमने देखा होगा जब हम ज़्यादा खेल लेते हैं, दौड़ भाग करते हैं ज़्यादा, तो हमारे मसल्स में जो है दर्द होने लगता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है मसल्स को काम करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो बॉडी में मिल नहीं पाती है, तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ड्यूरिंग हैवी एक्टिविटीज़ क्या होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में वहाँ पे जो होता है एज अ प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है फ्रॉम पायरुवेट। पायरुवेट प्लस एनर्जी तो बनती है, लेकिन उसके बाद पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में रिलीज नहीं होता, जबकि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो मसल्स में हमारे डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है जब हम ज़्यादा खेल लेते हैं उसके बाद। ठीक है ना। और अगर हम फिर से घूमेंगे, फिर चलेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो वो दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद चलते हैं, अब देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में कैसे कैसे काम करता है, कैसे सारा स्टार्ट होता है शुरू से। तो और उसमें क्या क्या जो ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके क्या काम होते हैं। तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। नॉस्ट्रिल में होता है नाक छिद्रों से जब हम एयर लेते हैं, वहीं से आपका रेस्पिरेशन एक तरह से स्टार्ट हो गया है। एयर जो होती है, नाक का क्या काम होता है, एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर्स। एयर जो होती है उसको फिल्टर करते हैं जो नाक के अंदर आपके बारीक बारीक बाल होते हैं वो। और जो म्यूकस होता है नाक के अंदर, वो भी एयर को फिल्टर करने में, उसको मॉइस्ट करने में, उसको नमी प्रदान करने में हेल्प करता है। ठीक है। थ्रोट में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ये तो नॉस्ट्रिल हो गया आपका, ये इधर, और जो ये थ्रोट है आपका, यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ठीक है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, दैट इंश्योर्स दैट एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स, ताकि जो सांस की नली है वो चिपक ना जाए, है ना, कोलैप्स ना हो जाए। तो ये थ्रोट का काम होता है कि इसमें कार्टिलेज होते हैं, वो एयर पैसेज को सपोर्ट प्रदान करती है। अब ब्रांचेस ऑफ ट्यूब्स, अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है आपकी, ये है ना, इस पे भी ऐसे छल्ले लगे होते हैं। तो ये भी एयर एयर पैसेज जो होती है, सांस की नली, उसको प्रोटेक्शन देती है। और ये आगे जाके ब्रेक हो जाती है फर्दर ट्यूब्स में, विद इन लंग्स में जैसे ये एंटर करती है, तो लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, देन फर्दर इनटू ब्रोंकाई। ठीक है। ये आपके ब्रोंकाई है, एंड देन इनटू ब्रोंक्यूल्स। फर्दर जो ब्रांचेस होती हैं ब्रोंक्यूल्स होगी, और एंड में जाके इनका क्या काम होता है, जो ये होते हैं, ये फर्दर जितनी ये एयर हम ब्रीद इन करते हैं उसको वार्म करती है, थोड़ी उन्हें गर्मी प्रदान करती है, मॉइस्चर प्रदान करती है, मॉइस्ट करती है, और क्लीन भी करती है। ठीक है ना। अब ये जो इसका टर्मिनल पार्ट है, बिल्कुल एंड पे जाके जो ब्रांच होती है, यहाँ पे ये जो है ना एल्वियोलाई होते हैं, ये एल्वियोलाई। ठीक है ना। तो ब्रोंकाई के बाद ये आपके देख रहे हैं एल्वियोलाई है। और ये जो होते हैं ये एयर सैक्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे एयर के छल्ले, इस शेप के होते हैं। देखेंगे इसको, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। ये इस तरह से होते हैं, जैसे ये ब्रोंक्यूल था। ठीक है। और यहाँ पे आके ये देख रहे हैं हम एल्वियोलाई है, एयर सैक्स की तरह होते हैं। तो यहाँ पे जब एयर एंटर करती है, अब उसमें जो एयर में ऑक्सीजन है जो, ठीक है, अब वो कैसे जो है आपका बॉडी के पार्ट्स तक जाएगी, जो हमने एयर जो है इनटेक की है, वो बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगी। तो
ये जो एल्वियोलाई होते हैं, ये आर इन क्लोज कांटेक्ट ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ये हम देख रहे हैं, ये आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरीज हैं, कैपिलरी आर्टरी फर्दर जो होती हैं बारीक बारीक, ये कैपिलरीज हैं, ये जो जाल सा है, ये कैपिलरीज होती हैं। और ये देख रहे हैं बिल्कुल एल्वियोलाई से चिपकी हुई होती है। तो क्या होता है कि, और इनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो ये जो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है आपकी ब्लड के अंदर, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चली जाती है वेन के अंदर, ठीक है। हाँ, जो वेन से जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है ना, और जिसको हम ब्रीद आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है फ्रॉम एल्वियोलाई टू आर्टरी कैपिलरीज, और जो कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होती है फ्रॉम कैपिलरीज टू एल्वियोलाई, ठीक है, ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। जो ट्यूब्स होती हैं वो एंड होती हैं एल्वियोलाई पे, और यहीं पे एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स जो होती हैं हमारी फ्लैट हो जाती हैं, जो रिब्स जो होती हैं वो, जैसे सांस लेते हैं हम तो रिब्स जो होती हैं थोड़ी लिफ्ट होती हैं, और जो डायफ्राम होता है रिब्स के नीचे और एब्डोमेन के ऊपर, दोनों के बीच में, वो फ्लैटन हो जाता है हमारा डायफ्राम। जो इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, और इससे क्या होता है, एयर जो होती है वो लंग्स में भर जाती है जब सांस लेते हैं हम। और जो एल्वियोलाई जो होते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में रहते हैं, और उनमें जाके एयर चली जाती है। एल्वियोलाई जो होते हैं आपके वो एयर सैक्स, वो पूरे भर जाते हैं एयर से। अब जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो रेस्ट ऑफ बॉडी में जितना भी आपका रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है, ठीक है। और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो होता है, जो ऑक्सीजन एयर में आया है वो, ठीक है ना, वो एल्वियोलाई से ब्लड में चला जाता है, ठीक है, और ब्लड में आके ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी, और बॉडी की हर सेल तक जाता है फिर वो जो ऑक्सीजन है, ठीक है। और लंग्स में ऐसा नहीं है कि पूरी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाती है ना। जब एक्सहेल करते हैं हम, जब सांस छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई है। जब सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारी जो ऑक्सीजन पहले से उसमें कुछ भी नहीं है, नहीं, एक एक छोटा अमाउंट जो होता है हमेशा लंग्स के अंदर मेंटेन रहता है एयर का, ताकि there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released, ठीक है ना, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके आसानी से। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब वाटर सॉल्यूबल होता है ऑक्सीजन से ज़्यादा, ठीक है ना, तो वो तो ब्लड में जाके फैल जाता है हर जगह, कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो, ठीक है ना, वो उसको जो होता है एक स्पेशलाइज पिगमेंट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन का काम खाली ब्लड में जाने से नहीं चलता है,
ब्लड में जाने के बाद उसको हीमोग्लोबिन पिगमेंट से अटैच भी होना पड़ता है, वरना वो पहुंच नहीं पाएगा हर बॉडी पार्ट तक। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, और बाकी सब बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है उसके बाद। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन से, तो ये तो सिंपल ब्लड में जाके हर जगह फैल जाती है, और ये डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं ब्लड के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे ब्लड है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये फूड, ऑक्सीजन, सॉल्ट्स, वेस्ट मटेरियल सब कुछ ब्लड के थ्रू होता है। अब ब्लड में के ये पार्ट्स हैं, जैसे प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है, ये क्या करती है? हुँ? तो जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, उसी के अंदर जो होती है ब्लड की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं। और ये क्या काम करती है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसी के अंदर डिज़ोल्व रहता है, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी इसी के अंदर रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम प्लाज्मा करती है। आरबीसी में होता है ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसूल्स। तो ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ये रेड ब्लड जो आरबीसी सेल्स होती हैं उसके अंदर होता है, और वही तो आरबीसी सेल या हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलके जो है आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। और जो हार्ट होता है वो हमारा एक तरह से पंपिंग ऑर्गन है, जैसे कि मोटर होती है ना, जो पानी उठा देती है खींच के और पूरे टॉप फ्लोर तक, फोर्थ फ्लोर तक पहुंचा देती है पानी को। इसी तरह से हार्ट है, तो वो पंपिंग का काम करता है और इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि जो ब्लड है वो कोने कोने तक चला जाए, बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल तक, ठीक है। तो ये हार्ट का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली देखते हैं कि हार्ट में क्या क्या होता है, कैसे ब्लड आता है, कैसे किधर जाता है, कैसे ऑक्सीजन आती है, किधर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ठीक है ना। तो हार्ट जो है काफ़ी मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि दिन रात ये काम करता रहता है, इसका बंद होने का मतलब है हम भी बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये एक बड़ा ऑर्गन है, जैसे हमारा मुट्ठी के साइज का है, फिस्ट यानी कि मुट्ठी के हाथ साइज का है ये ऑर्गन। और इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं ताकि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ। तो इसके लिए इसमें 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर जैसे हम देखें, एक राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये 4 चैम्बर हैं। और ये 2 चैम्बर जो होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में वॉल है, ठीक है ना। इसी तरह से जो इनके साथ आर्टरीज अटैच होती हैं, जो इससे जुड़ी हुई होती हैं इन चैम्बर से, वहाँ पे भी वॉल हैं, ये वाइट वाइट कलर की आप देख रहे हैं। इधर ये ओटा है, और इसकी जो ये निकल रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसमें भी वॉल है। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल है। तो ये वॉल जो होती हैं कैसे, कब ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगा, कब किस आर्टरी में जाएगा, कब किस वेन में जाएगा, ये वॉल कंट्रोल करती हैं इसको, ठीक है ना। हाँ। तो कैसे इसकी शुरुआत होती है? जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स, जो हमने ब्रीद इन किया, ब्रीद इन करने के बाद जो है एल्वियोलाई में गई ऑक्सीजन, और वहाँ से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में आ गई। और जब लंग्स के ब्लड में आ गई तो लंग्स से एक वेन जाती है जो आके गिरती है किस में, आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में इधर।
ठीक है। तो ये लेफ्ट एट्रियम में आके गिरती है, पल्मोनरी वेन, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आके गिरती है पल्मोनरी वेन। तो इसमें क्या होता है, पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ध्यान रखिए एक ही वेन है जिसमें कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, बाकी जितनी भी वेन्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, क्योंकि ये लंग से आ रही होती है ऑक्सीजन लेके, तो इसीलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इस पल्मोनरी वेन जो आप देखेंगे ये पल्मोनरी वेन है, ये लंग से आ रही है सीधे और लेफ्ट एट्रियम में आके गिर रही है। ठीक है। अब ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आया है ये लेफ्ट एट्रियम से गिरा, लेफ्ट एट्रियम से आएगा इधर, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से आएगा इधर। और जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये काफ़ी मस्कुलर होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से ही पूरी बॉडी को ब्लड जो है एक साथ पंप होता है। और ये पंप किसके थ्रू होता है, ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जा रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर जाके ये निकला ओटा, एओर्टा, ये देख रहे हो कितनी मस्कुलर है, ये मोटी सी है, और इसमें भी 3 ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो ये बहुत जोर से जो होता है मस्कुलर होता है, काफ़ी ताकतवर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और जैसे ही ब्लड पंप होता है तो ये पूरी बॉडी को फ्लो करता है। When the muscular left ventricle contracts in turns, the blood is pumped out to the body, ठीक है। अब बॉडी में जब जाएगा ब्लड तो वहाँ पे उसको जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जब जाएगा बॉडी के पार्ट्स में सेलुलर लेवल पे, तो वहाँ पे जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, जो यूज़फुल मटेरियल है ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी देगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस वो डिफ्यूज़ कर जाएगी कैपिलरीज के थ्रू वेन्स के अंदर। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो बॉडी के हर वेन से आएगा, और कहाँ आगे गिरेगा, अपर चैम्बर ऑन द राइट, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में आके जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो बॉडी के पार्ट से आ रहा है वो राइट एट्रियम में गिरेगा। और फिर यहाँ से ये पास होता है राइट एट्रियम से, पंप ये पास होता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जब वो आ जाता है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल इन टर्न पंप्स द, और ये इसको पंप कर देता है किसके अंदर, ये पल्मोनरी आर्टरी। तो ये केवल एक ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, बाकी जितनी भी आर्टरी होती हैं उनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, क्योंकि ये वाली जो आर्टरी होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ ले जा रही होती है, लंग्स में ले जा रही होती है, ठीक है। अब लंग्स में जब जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड तो वहाँ पे जो एल्वियोलाई है उसके कांटेक्ट में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज हो जाएगी एल्वियोलर एल्वियोलाई के अंदर, और वहाँ से हम इसको ब्रीद आउट कर देंगे मुंह के या नाक के द्वारा। तो जब ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ब्रीद इन करते हैं तो एयर जाती है। तो वो भी आपको समझ में आया होगा। ये हमने कर लिया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स की तरफ भेज देता है फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी वेन टू द लंग्स।
पल्मोनरी वेन नहीं है, ये आर्टरी होगा आपका, ठीक है ना। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये आर्टरी होगा, ठीक है ना। ये पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डबल सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं वर्टिब्रेट्स में, ये आ जाता है एग्जाम में कई बार। कैसे ये होता है? द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ठीक है ना। तो कभी भी जो है ये जो सेपरेशन है चार चैम्बर्स में, ठीक है, हार्ट का, तो ये हेल्प करता है आपका कि जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड जो ये है, ये कलर में हमने दिखाया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ब्लूइश कलर में जो है, ये आपस में कभी मिक्स ना करें, ठीक है ना। तो ये मिक्स नहीं होता है कभी भी। और हर साइकिल में जो होता है ब्लड जो 2 बार एंटर करता है हार्ट के अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होता है आपका, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये लंग्स को जा रही है आपकी, ये यहाँ से आपका ब्लड जो है ये एंटर हो रहा है, जो जैसे हमने ब्रीद इन किया, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जो है आपकी डिफ्यूज़ हो गई किसके अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर, और वो आके गिरती है आपकी इधर, पल्मोनरी वेन के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है एल्वियोलाई से। अब ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये इसके अंदर डिफ्यूज़ हो गई है, ठीक है, और यहाँ से ही एंटर करती है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है ना। हाँ, इसमें ये लेफ्ट ऑरिकल, और इसके बाद ये इधर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके बाद ये जा रहा है आपका एओर्टा की तरफ, एओर्टा की तरफ जा रहा है, ठीक है, एओर्टा की तरफ जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में जाएगा एओर्टा के थ्रू। और वहाँ पे जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कैपिलरीज और सेल के बीच में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है डिफ्यूज़ हो जाता है, ये सॉरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिएक्ट करता है ग्लूकोज से, और एज ए प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो वेन्स में आ जाता है, ये रहा वेन्स में आ गया, तो ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया है, इधर ब्लूइश हो गया है। तो यहीं पे जो सेल्स हैं जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा होता है वहीं से ऑक्सीजन वो ले लेते हैं, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इधर छोड़ देते हैं इसमें वेन्स वेन्यूल्स में, और वेन्स के थ्रू ये आके आपका कहाँ गिरता है, ये आपका राइट ऑरिकल में गिरता है, और राइट ऑरिकल में गिरने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ से ये फर्दर पंप होके आपका पल्मोनरी आर्टरी में जाता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, और ये आपका लंग्स में जब जाता है, लंग्स में क्या होता है, ये डिफ्यूज़ हो जाएगा एल्वियोलाई सैक
जो एल्वियोलाई होते हैं यहाँ पे लंग्स के अंदर, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड उधर चली जाती है, CO2 डिफ्यूज आउट हो जाएगी, ठीक है ना। CO2 इधर से बाहर निकल जाएगी, और जो एल्वियोलाई से जो हमने सांस ली है एल्वियोलाई में गई है, वहाँ से ये ऑक्सीजन जो है ये वाली जो है ब्राउनिश कलर की जो कैपिलरीज हैं इनमें ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है। और ये वापस से ये इधर आ गया है, और ये टिश्यू लेवल पे भी, ठीक है ना, वो तुमने ऑटो में देख लिया, टिश्यू कैपिलरीज हैं, इधर भी यही दिखाया है कि कैसे ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था इधर, तो टिश्यू में वही होता है, ये ऑक्सीजन इधर आया था, ठीक है, कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, और यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये ऑक्सीजन सेल्स के अंदर ग्लूकोज से कांटेक्ट में आता है और रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन वाली, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है डिफ्यूजन हो जाता है इधर, ठीक है ना, इसमें CO2 आ जाता है टिश्यू कैपिलरीज से, CO2 एंटर करता है, और ये वेन्स के थ्रू फिर आके इधर गिरता है। ठीक है ना, ये एरो से तो इसने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर होगा डबल सर्कुलेशन। तो इसका डायग्राम भी आप याद रखिए, एग्जाम में आ जाता है बनाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार। तो आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाते हैं, इसका एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी है जो हार्ट की तरफ आती है, और जो वेन्स होती हैं वो मेनली जो होती हैं कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो आर्टरीज मेनली कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, और आर्टरीज कैरी नॉर्मली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। आर्टरीज में नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। और वेन्स जो होता है यूजुअली जो होता है मेनली कैरी डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, क्योंकि हार्ट तेजी से पंप करता है पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, तो ये काफ़ी थिक होती हैं और उनकी वॉल्स जो होती हैं इलास्टिक होती हैं। वेन्स इतनी थिक नहीं होती हैं, और आर्टरीज जो होती हैं बॉडी में डीपली जो होती हैं लोकेटेड होती हैं, और वेन्स जो होती हैं स्किन ऊपर की तरफ ही दिख जाती हैं, ठीक है ना। तो ये चार डिफरेंस है। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ह्यूमन बींग्स में जो काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कैपिलरीज तो हमने देख लिया था कि जब कैपिलरीज टिश्यू या ऑर्गन्स के पास जाती हैं, ठीक है ना, तो वो जो जो आर्टरीज होती हैं जब वो टिश्यू या ऑर्गन के पास जाती है तो छोटी छोटी वेसल्स में ब्रेक हो जाती हैं, है ना, ताकि जो है ब्लड जो है वो हर सेल के इंडिविजुअल कांटेक्ट में आ पाए। इंडिविजुअल सेल के कांटेक्ट में ब्लड को लाने के लिए क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और जो स्मॉलेस्ट वेसल होती है वो 1 सेल थिक होती है एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज, उन्हीं को कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जाना था कि कैपिलरीज आर इन कांटेक्ट विद द एल्वियोलाई
where exchange of gases takes place through diffusion. ठीक है, द कैपिलरीज, ठीक है ना। तो कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है, तो जैसे आर्टरी से गई ब्रेक होके कैपिलरीज बना दी, अब वही वापस से जुड़ के क्या बना देती हैं, वेन्स बना देती हैं, और वो जाके वेन्स में जुड़ जाती है। मतलब आर्टरी जो आपकी कैपिलरीज है, जैसे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज में जाने के बाद गैस का एक्सचेंज हुआ, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया मान लीजिए टिश्यू के अंदर, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और वो जाके फिर कैपिलरी जो है उसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया, और वो जाके फिर कैपिलरी किस में मिल जाएगी, वेन में मिल जाएगी। तो इस तरह से ये काम करती है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, और वो फिर ऑर्गन या टिश्यू से जो है ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है। प्लेटलेट्स क्या काम करती है, जो कई बार जो डैमेज हो जाते हैं हमारी आर्टरीज वेन्स है ना, उनको रिपेयर करने का काम प्लेटलेट्स करती हैं। तो ये ब्लड में सर्कुलेट करती रहती हैं, और जहाँ पे भी लीकेज होती है उसको एक क्लॉट फॉर्मेशन में काम हेल्प करती हैं, और उनको पॉइंट ऑफ इंजरी पे जो है एक्ट करके उनको रिपेयर करती हैं। लिम्फ के बारे में जान लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जो कैपिलरीज के पास जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से कुछ प्लाज्मा, जो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स होते हैं, वो लीक हो जाते हैं, ठीक है ना, इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड। तो कई बार होता है कि टिश्यू के संपर्क में जब ये कैपिलरीज आती हैं, तो वहाँ से लीकेज होकर वो इंटरसेलुलर स्पेस में जो है वो फ्लूइड चला जाता है, जिसमें बेसिकली प्लाज्मा होता है, ब्लड का ही पार्ट होता है, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स होती हैं। तो ये टिश्यू फ्लूइड जो होता है, इसी को हम लिम्फ बोल दे देते हैं। ठीक है ना। तो लिम्फ में क्या होता है, डाइजेस्टेड जितना भी आपका माल होता है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब जो फैट हुआ था, इंटेस्टाइन ने जो फैट एब्जॉर्ब किया था, ठीक है ना, वो भी लिम्फ में ही कैरी होता है। और लिम्फ क्या काम करता है, जो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ठीक है ना, लिम्फ नोड्स क्या काम करते हैं, जितना ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है इसको वापस से जो है सेलुलर स्पेस से वापस से ब्लड में डालने का काम आपका लिम्फ करता है। ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है लिम्फ भी। आगे बढ़ते हैं। अब प्लांट्स में जो होता है, कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, कभी सोचा है? इतना बड़ा ट्री होता है, पानी जमीन के नीचे होता है, कैसे पहुंच जाता है बिना मोटर के, हैं? न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो भी पहुंचाने होते हैं, इतना हर हर जो लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, तो कैसे ये फूड जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो इसी के बारे में जानते हैं कैसे होता है उसमें। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पहले देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है कि रूट, जो ज़मीन के नीचे पानी है, ठीक है, वही सोर्स होता है उसका, और जो रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, इनका जो जाइलम टिश्यू होते हैं, है ना, ये एक वेसल फॉर्म में होता है, एक पाइप की फॉर्म में रहते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं पूरा। और यही पाइप जो है पूरा रूट से लेके ट्री के लीव्स तक, हर लीव्स तक जाके पहुंचता है। ठीक है। अब इसमें क्या मोटर कहाँ से आएगी, जब रूट से, तो इसमें मोटर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें फिजिकल जो फोर्सेस होती हैं वही एक्ट करती हैं। कैसे इसमें प्रेशर एक्शन क्रिएट होता है ये हम देखते हैं।
होती हैं। तो इससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो होता है रूट और सॉइल में डिफरेंस आ जाता है, और वाटर जो होता है वो अब जो है सॉइल से, जिसकी वजह से वो रूट की तरफ चलने लगता है, ठीक है ना। क्योंकि वो हमने पढ़ा था कि वाटर जो है हायर पोटेंशियल हायर लेवल से, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन हाई है और जहाँ कंसंट्रेशन लो है, क्योंकि जो रूट है उसने आयंस लिए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं, तो उसमें जो कंसंट्रेशन है वो पानी की कम हो जाती है। तो वाटर जो है वो अब जो है हायर कंसंट्रेशन उसकी सॉइल में है, तो वहाँ से वो वाटर जो है रूट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये एक फिजिकल फोर्स उसको मिल जाती है मूव करने के लिए। और दूसरा जो है ऊपर की तरफ हम जाएं, जैसे लीव्स में क्या होता है, प्लांट की ट्रांसपिरेशन चल रहा होता है जिस टोमेटा के थ्रू होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो इवेपोरेट हो रहा होता है। तो वहाँ से जो है एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, एक खिंचाव पानी के लिए क्रिएट होता है, ठीक है ना। जो पानी को जो है, क्योंकि वो पाइप तो एक ही है रूट से लेके लीव्स तक का, तो वो सक करता है पानी को, तो इसी वजह से जो है इतनी ऊंचाई तक पानी चला जाता है, ठीक है ना। विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। और ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन होता है तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम करता है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, हमने पढ़ा हुआ है। फूड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये हम जानते हैं। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है, जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना, तो उसमें वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, फ्लोएम, ठीक है ना। और खाली जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं, खाली उन्हीं को नहीं, जो कि फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है, एमिनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और उनको जाके कहाँ स्टोर करता है, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट, सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स, जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, नए 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 जो बर्ड्स निकलते हैं, तो वहाँ पे जाके स्टोर करता है। और जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन होते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, याद रखिएगा, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction, ठीक है ना। तो फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स होती है, और जो डायरेक्शन होता है ट्रांसलोकेशन का, मूवमेंट ऑफ फूड का, वो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ होता है, जबकि जाइलम में खाली नीचे से ऊपर की तरफ वाटर मूव करता है। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब ट्रांसलोकेशन, वहाँ पे तो सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्लोएम के थ्रू। एक तो ये सुक्रोज हो गया है, ठीक है ना, और ये इसको एनर्जी एटीपी से मिलती है। ये जो एनर्जी करेंसी है, एटीपी यूज़ करके जो है सुक्रोज को जो है ट्रांसफ़र करता है। दिस इज इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू, ठीक है ना। जब सुक्रोज जो एंटर करता है फ्लोएम के अंदर, तो उससे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है,
और वाटर जो है उसके अंदर मूव करता है, क्योंकि वाटर का जो कंसंट्रेशन बाहर है वो ज़्यादा है, तो वो कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो सुक्रोज जब फ्लोएम के अंदर एंटर करती है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर फिर उसके अंदर मूव करता है। द प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। और जो प्रेशर, अब जो फ्लोएम के अंदर जो ज़्यादा प्रेशर है वो क्या करता है, जो ये मटेरियल है उसको उन टिश्यूज में ट्रांसफ़र करता है जहाँ पे कि लेस प्रेशर होता है। ठीक है ना, यानी कि जहाँ पे कि आपका जो फूड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो जहाँ जहाँ प्लांट को नीड होती है फूड की, वहाँ पे वो ज़्यादा आसानी से जो है मटेरियल रिलीज कर देता है फ्लोएम। ठीक है ना। और जाइलम फ्लोएम के ऊपर डिफरेंस पूछ लेते हैं एग्जाम में। ये देखिए जाइलम है, ये इसका ये थिक वॉल होती है जाइलम में, ये जाइलम वेसल है। तो ये रूट से लेके लीफ तक एक ही चलती रहती है, एक वेसल है। ठीक है ना, कहीं कोई रुकावट नहीं है। ऊपर से सक्शन प्रेशर आता है, नीचे रूट से भी प्रेशर जाता है, तो ये पानी ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम ऑन द अदर एंड ये थिन वॉल होती है, बीच में ये जो है सेल्स होती हैं ये विद एंड वॉल्स, और इनके अंदर परफोरेशन होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, और जो डायरेक्शन होता है मटेरियल का वो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों है। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड फूड पार्टिकल्स को, ये खाली वाटर और मिनरल्स को करता है। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फूड, सुक्रोज, एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस टू स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक रूट, फ्रूट, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन होता है इसमें। ठीक है जी, और ट्रांसलोकेशन इज इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मूवमेंट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फोर्सेस, इसमें सक्शन फोर्सेस यानी कि फिजिकल फोर्सेस चलती हैं, जबकि इसमें क्या होता है, मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी। इसको ये एटीपी कंज्यूम करता है, उसी के कारण जो होता है सुक्रोज जो है फ्लोएम के अंदर एंटर करता है। ठीक है, और वहाँ से वो प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो लो प्रेशर वाले टिश्यूज़ पे वो रिलीज़ करता है सुक्रोज या जितने भी मटेरियल वो इनटेक करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गए आपके तीन डिफरेंस। में डिफरेंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं, दे हैव जाइलम हैज थिक सेल, थिक वॉल, ये थिन वॉल, तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। एक्सक्रीशन, तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक्सक्रीशन। खासतौर से ह्यूमन बींग्स में देखते हैं हम कैसे होता है एक्सक्रीशन, यानी कि जो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है ना, वो कैसे बाहर निकलेंगी। तो वो यूरिन के थ्रू निकलती हैं, और ब्लड जो है हमारा उसको किडनी तक जाना होगा, तो वो आर्टरी लेके जाएगी। तो इसमें डायग्राम में समझ लेते हैं, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, जो आर्टरी ब्लड लेके आई है। तो इसके अंदर जितने भी गंदगी है ब्लड के अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कह लीजिए, यूरिक एसिड है ना, अमोनिया है, एक्सेस शुगर है, ठीक है, एक्सेस वाटर है, तो ये सब यूरिक एसिड है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी गंदगी है
जो हमारा मेटाबॉलिज्म से जो एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होती हैं वो ब्लड में ही आती हैं, और ब्लड उसको पास करता है किडनी को, और किडनी के अंदर ये हजारों नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स हजारों लाखों की संख्या में ये, है ना, नेफ्रॉन्स यूनिट होती है। तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, ब्रांच होती है आर्टरी की, तो ये इसके अंदर एंटर करती है नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है ये ब्राउन कलर का जो आप देख रहे हैं, बोमेंस कैप्सूल, ये जो है बोमेंस कैप्सूल, ये ब्राउन कलर का, ये ये सर्कुलर शेप का, ये बोमेंस कैप्सूल है। और ये एफरेंट आर्ट्रियोल इसके अंदर जब जाता है तो ये फर्दर जो है छोटी छोटी ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी कैपिलरीज में फैल जाता है इधर, ठीक है। और ये यहीं से ये बाहर निकलता है, और जो जब ये बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। जब एंटर किया था ये एफेरेंट आर्ट्रियोल था, ध्यान दीजिए, और ये अब हो गया है एफिरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और जो ये नेटवर्क ऑफ आर्टरीज है, सॉरी कैपिलरीज है अंदर, इसको हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में क्या काम होता है? ग्लोमेरुलस में यही होता है कि कुछ जो होता है इसका फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है, ठीक है, जिसमें कुछ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं फिल्टर आउट हो जाते हैं, और ये एक फिल्ट्रेट देता है जो आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर जब एंटर होगा यहाँ पे, तो वहाँ से ये आपका प्रॉक्सिमल, है ना, ट्यूब्यूल है, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये येलो कलर का, ठीक है ना। इसके अंदर एंटर होता है वो फिल्ट्रेट, फिर ये इधर जाता है, फिर इसके अंदर उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है कुछ यूज़फुल मटेरियल्स का, और फाइनली जो है डिस्टल जो होता है आपका कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इधर, वहाँ पे कैसे जो है यूरिन फॉर्म होता है, और वो फाइनली जाके इस यूरिन जो है इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है, और यहाँ से वो फिर वही यूरेटर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। तो इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में, इसमें पेयर ऑफ किडनी यानी कि दो किडनी होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, दो ये यूरेटर होते हैं यानी कि पेशाब की नली, यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें टेम्पररी यूरिन स्टोर रहता है, और यूरेथ्रा जो ब्लैडर से बाहर निकलती है नली, वो होती है यूरेथ्रा। आप देखते हैं कैसे इसमें फिल्ट्रेशन होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज, ठीक है ना। Each capillary cluster in the kidney is associated with cup-shaped end of coiled tube called Bowman's capsule, ठीक है ना, कप शेप्ड है ये बोमेंस कैप्सूल, तो ये इससे अटैच रहती है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, बहुत सारी संख्या में होते हैं एक किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स, ठीक है। और बाकी ये देख लीजिए, ये फिल्ट्रेट जो बनता है इसमें इसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं, और काफ़ी सारा पानी भी होता है। तो ये जो फिल्ट्रेट है उसको एज इट इज़ हमें कलेक्टिंग डक्ट तक नहीं भेज सकते हैं, इसमें रीएब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हम कुछ जो ज़रूरी बॉडी के लिए
सब्सटेंसेस होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, कुछ अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ठीक है ना। और फिर फाइनली देखते हैं आगे डिटेल में, और डिटेल में कैसे काम करता है ये। तो फिल्ट्रेशन 3 स्टेज में होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो जो ब्लड स्ट्रीम आती है ये ग्लोमेरुलस में एंटर करती है, ठीक है ना। क्यों करती है, क्या क्या फोर्स लग रही होती है कि जो एफरेंट आर्टरियोल है, ये जो एंटर हुआ है, इसका डायमीटर ये स्मॉल होता है, और जो एफरेंट आर्टरियोल जो ये बाहर निकल रहा है रेड कलर की, ठीक है ना, इसका डायमीटर बड़ा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाँ, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो वाटर है और जो सॉल्यूट्स हैं वो आपका बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाएंगे, और ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स एंड फैट रिमेन्स इन ब्लड, और जो ब्लड से सेल्स हैं, ठीक है ना, प्रोटीन एंड फैट है वो ब्लड में ही रहते हैं, ठीक है। तो जो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो बोमेंस कैप्सूल में एंटर किया है, इसके अंदर जो होता है यूज़फुल क्या क्या रहता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ये पाए जाते हैं, अलॉन्ग विद यूरिया, और यूरिया भी रहता है, ठीक है ना, यूरिया जो कि एक वेस्ट मटेरियल है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेज में, क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। अकर्स इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो ये ऊपर वाले हैं, ये येलो कलर के जो ये हैं राउंड राउंड से, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो रीअब्जॉर्प्शन लाइक सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्लोराइड आयंस का होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड इनका एब्जॉर्प्शन होता है, अलॉन्ग विद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपका इतना सारा सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, ये जो है येलो वाले, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं थर्ड स्टेज में क्या होता है, डिस्टल, ये जो नीचे वाले हैं ये जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये डिस्टल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इधर क्या होता है, इधर जो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, यानी कि यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिन एटसेट्रा आर पास फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें जो आपका रह गए थे जो हार्मफुल चीज़ें, जैसे कि यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, कुछ क्रिएटिन एटसेट्रा, है ना, तो ये इस रीनल ट्यूब्यूल में पास हो जाते हैं, और रीनल ट्यूब्यूल में जब पास हो जाते हैं तो ये यहाँ से आपका यूरिन जो है ये इधर, ये कलेक्टिंग डक्ट है ये ब्राउन वाली, तो यहाँ से ये इसमें अटैच हो जाता है, तो यूरिन इधर चला जाता है, और यूरिन इधर से कलेक्टिंग डक्ट में होता 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 फिर ये आपका यूरेटर में जाके जुड़ेगा, और फिर आपका ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा में, फिर बाहर जाएगा, ठीक है ना। द यूरिन देन पास टू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड रीचेज द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हो गया, हमने देखा कैसे यूरिन जो है फॉर्म होता है, कैसे फिल्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो ग्लोमेरुलस में होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, और कैसे यूरिन फॉर्म होता है ये हमने इसमें जाना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम, और ये सब याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी बार बार, एग्ज़ाम में आ सकता है। 5 नंबर के क्वेश्चंस में कई बार या तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें से आ जाता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे करते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है प्लांट्स में। जो जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन जो होता है लीव्स में, जो स्टोमेटा होते हैं
गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको स्टोमेटा बोल देते हैं, है ना। तो जो एक्सेस वाटर होता है वो वहाँ से एग्जिट हो जाता है। ऑक्सीजन जो होती है वो भी वहीं से एग्जिट होती है, ठीक है। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर, और काफ़ी सारे जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सेलुलर वैक्यूल्स में रहते हैं, ठीक है ना। और वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं लीव्स में भी जो है स्टोर्ड रहते हैं, और जब लीव जो होती हैं वो अपने आप टूट जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स, ठीक है ना। और जो बाकी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एज रेजिन, गम्स, वो जो स्टेम होता है ना पेड़ का, उस पर रेजिन और गम्स, जो बार्क होता है उसका स्टेम का मोटा सा जो डेड सेल्स का बना होता है, उसमें कभी देखा होगा चिपचिपा गोंद जैसा रहता है, रेजिन्स होते हैं, है ना। तो ये सब भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो वो वहाँ पे भी स्टोर करके रख लेता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel CBSE Learning World. I am Rohit Bhati, your mentor and host. Drop me an email